समीक्षा हो रही है बीजेपी में। इनफैक्ट पूरे एनडीए को इसकी समीक्षा करनी चाहिए। कई तरह के कारण अब तक निकल कर आए हैं। नेता जो हारे वो अंदर ही सिर्फ बात नहीं कर रहे बल्कि सड़कों पर भी उसकी चर्चा कर रहे हैं कि वो क्यों हारे। भीतरघात की कुछ जगहों पर चर्चा हुई है, कुछ जगहों पर जेल कैंप की भी चर्चा हुई। ये तमाम बातें हैं। बीजेपी पीठ ही थपथपा रही है कि उसे 9 लाख वोट ज़्यादा मिले हैं, इसकी घोषणा भी की गई। सवाल है कि मंच पर आज लक्ष्मीकांत वाजपेयी मौजूद थे। उनकी मौजूदगी बहुत कुछ कहती है। वो संगठन के बड़े नेता रहे हैं बीजेपी के। संगठन की समझ शायद यहाँ जितने लोग आए गए उनमें ज़्यादा हो। ये तमाम बातें अपनी जगह हैं, लेकिन समीक्षा जो हो रही है वो एक पर्टिकुलर लीक पर होती हुई दिखाई पड़ रही है। आप बहुत गौर से देखेंगे तो आपको लगेगा कि कारण बहुत कुछ वैसे ही बताए जा रहे हैं बाहर, अंदर पता नहीं, हो सकता है कुछ और बातें भी कही जाती हों, लेकिन बाहर वही बातें बताई जा रही हैं जिनसे कि कई लोगों के चेहरे छिपे रह जाएं, बचे रह जाएं। सच्चाई सामने लाने की हिम्मत भारतीय जनता पार्टी में शायद नहीं है। नहीं तो अभी तक उसे ये बता देना चाहिए था कि एक पर्टिकुलर सेगमेंट कैसे हावी हुआ, कैसे उसके इशारे पर पूरा संगठन नाचता रहा, ये बताना चाहिए। एक पर्टिकुलर सेगमेंट जिसका पॉलिटिक्स से लेना देना नहीं था, वो कैसे पूरी पार्टी पर हावी हो गया और उसके नेता उसके पैर छूने लगे, ये बताना चाहिए था। अगर हिम्मत है तो कभी बीजेपी को उस पर चर्चा करनी चाहिए। तमाम रणनीतियां, और ये मैं अभी कह रहा हूं, ऐसा नहीं है। जब इलेक्शन चल रहा था, शुरू होने वाला था, मैंने 2 प्रोग्राम किए थे और मैंने तब भी आगाह किया था कि जो पार्टियां समझ रही हैं खुद को, वहां वो है नहीं। मैंने बताया था कि जेल कैम्प एक बड़ा फैक्टर होगा, उसे नहीं पढ़ा गया। वो तमाम बातें नहीं पढ़ी गई इसलिए कि वो एक पर्टिकुलर 2-4 लोगों के चेहरे, लिपे पुते चेहरे, कुछ उसमें स्वनाम धन्य चेहरे, वो अपनी जगहों पर काबिज रह सके। मदन 2 दिन के इस पूरी कवायद को देखते रहे हैं। मदन, मेरा बहुत सीधा सवाल है, भाजपा प्रदेश ने जो 2 दिवसीय हार कारण ढूंढो अभियान चलाया, इसका रत्ती भर फायदा हो पाएगा क्या? फिलहाल जो चीज़ें निकल कर आई है उसमें बहुत कुछ बदलाव या फिर बहुत कुछ उत्साहित करने वाला परिणाम नज़र नहीं आ रहा है। सिर्फ कागज़ पर नोट करके अगर आप इन्हीं चीज़ों को लेकर जाएंगे और दिल्ली अपने आलाकमान को बताएंगे कि हार के कारण जो है हमारे कुछ नेताओं की गुटबाजी रही, कुछ जो एजेंडे हमने सेट किए वो हावी नहीं हुए, कुछ जो योजनाएं सरकार की थी वो प्रभावित कर दिया और 9 लाख वोट मेरे बढ़ गए, ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होगा और इससे कोई परिणाम जो पॉजिटिव है वो निकलने वाला नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये एक तरह का सरकारीकरण है। ये भारतीय जनता पार्टी का कांग्रेसीकरण है, कारणों का कांग्रेसीकरण। वो पिन पॉइंट करने से बच रहे हैं। कांग्रेस यही करके अपनी वो दुर्गति करा रही है कई जगहों पर, और उसकी जो मौजूदा स्थिति है उसमें वही तरीका अपनाया गया कि कैसे लोगों को बचाया जाए, कैसे कुछ चेहरों को छिपा दिया जाए। ये उनके भारतीय जनता पार्टी के कई वरिष्ठ नेता जानते हैं कि कुछ सलाहकारों की वजह से पार्टी की फजीहत हुई है, ये सब जानते हैं, मगर उन नामों को उजागर नहीं कर सकते, मगर उन नामों पर चर्चा नहीं करना चाहते। दिशा कहीं और थी। जो एंटी
वोटर्स थे, सरकार के जो विरोधी वोटर्स थे, वो उनके लिए कोई स्पेस था ही नहीं भारतीय जनता पार्टी में। पिछले 5 वर्षों में जो सबसे ज्यादा कोई एक वर्ग प्रभावित हुआ था तो वो स्टूडेंट था। नौकरियां जो नहीं मिली वो एक मेजर सेगमेंट था। मेजर सेगमेंट ये था कि जो जितनी परीक्षाएं हुई उसमें गड़बड़ियां हुई। यूथ सड़कों पर थे, आंदोलित हो रहे थे और उनका एक नेता उभर रहा था और उसी नेता ने आपको कम से कम 10 ऐसी सीटों पर मात दी जहां पर आप दूसरे तीसरे स्थान पर आ गए। तो क्या यह सच्चाई स्वीकार करने की हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी में? मैं कहूंगा नहीं है। क्योंकि अचानक कोई आप मसीहा ढूंढ ले चुनाव के वक्त, आपको कोई मसीहा मिल गया हो ऐसा जो 2-4 नेताओं के आ जाने से ये आपको एक रोजी पिक्चर दिखा दे कि उनके आने से समा बदल जाएगी, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। चुनाव पूरी तरह से संगठन का काम है। अगर आप सांगठनिक ढांचे पर अपना विश्वास करते तो शायद ये दुर्गति नहीं होती। और ये मानना पड़ेगा कि पार्टी की यहां दुर्गति हुई है और इसलिए यहां पार्टी को पूरी तरह से अपने आप को आमूल चूल बदलना होगा। यहां पोस्टमार्टम करने की जरूरत है, क्योंकि जो अधिकारीपन आया है लोगों के अंदर, जो ब्यूरोक्रेसी आ गई है पार्टी के अंदर, वो ऊपर से नीचे तक आई है। लोगों के बात करने का लहजा बदल गया है। वो पार्टी नहीं चला रहे थे, सरकार चला रहे थे चुनाव से पहले, और इसलिए उनकी दुर्गति हुई। मदन, क्या ये सार्थक बातें जो मैं आज कह रहा हूं, ये मैंने पहले भी कही हैं, ये मैं आज नहीं कह रहा। मैं वो वीडियोस अगर आप चाहें मैं दोबारा दिखा दूंगा आपको। क्या ये सच्चाई नहीं है कि इन तमाम बातों को अभी तक या तो पार्टी ने लोकेट नहीं किया या वो उन बातों को लेकर पब्लिक के सामने जाना नहीं चाहती? बिल्कुल, देखिए कुछ कमियां जरूर रही और इसी वजह से चुनाव के परिणाम जो है बीजेपी के विपरीत रहा, और मंथन और चिंतन के बाद उन्हीं चीज़ों को सामने लाना चाहिए। हालांकि दबी जुबान अब जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो शुरू से बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, वो ये कहते हैं कि बीजेपी में जो बाहरियों का दबदबा हुआ उसका प्रभाव भी बहुत ज़्यादा दिखा, और इस वजह से जो संगठन से जुड़े हुए व्यक्ति थे पहले से, वो अपने आप को किनारा करते हुए दिखे, जिसका परिणाम हुआ कि संगठन मजबूती से चुनावी मैदान पर काम नहीं किया, और कहीं कहीं जो भीतरघात की बात आ रही है सामने, उसने भी परेशान किया। जो एक तबका था जिसको आंदोलन से या फिर उनके विषय को आगे रखकर साथ लिया जा सकता था, उन्हें भी छोड़ा गया। और जो एक बड़ा वर्ग है जिसको साधने की कोशिश बीजेपी तो करती है, लेकिन 2-4 लोगों के माध्यम से ही ये संभव नहीं है। यही सबसे बड़ी भूल हुई, सबसे बड़ी चूक हुई। अगर उस समाज के लोगों के साथ मिलकर उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाता तो एक बड़ा वर्ग जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ता और परिणाम जो है उनके पक्ष में ज़रूर होता। कंक्रीट बात यह है कि मुद्दे नहीं पहचाने गए, चूँकि मुद्दे इसलिए पहचान में नहीं आए चूँकि ज़मीनी कार्यकर्ता आपके साथ नहीं थे। मुद्दे साथ नहीं आए शायद इसलिए आपने गलत मुद्दों पर दांव लगाया, आप गलत मुद्दे उठाते रहे। और हमने प्रधानमंत्री की सभा के बाद भी कहा कि प्रधानमंत्री जाने जाते हैं लोकल कनेक्ट के लिए, मगर उनके भाषण में, जो झारखंड में वो भाषण दे रहे थे, उसमें लोकल कनेक्ट नहीं था, लोकल कनेक्ट का विषय उसमें मौजूद नहीं था, इसलिए वो उत्साह नहीं दिखा। तो आपने मुद्दों की गलत पहचान की, आपने वो गलत व्यक्तित्व का पहचान किया जिनके भरोसे आपको लग रहा था कि झारखंड जीता जा सकता है, जो खुद कभी कभी वार्ड कमिश्नर ना हो, उनके भरोसे आपको लगता था कि झारखंड जीता जा सकता है। ये आपकी गलती है। आपकी गलती ये है कि आपने व्यक्तित्व पर भरोसा किया, संगठन पर भरोसा नहीं किया। आपकी गलती ये है। और ये तय है, मदन जो बातें कह रहे हैं कि भीतरघात हुआ, जब आप किसी का टिकट काटेंगे तो स्वाभाविक है कि अंदर से एक आक्रोश
आता है और कई बार वो आक्रोश आप मैनेज कर लेते हैं, पार्टी में उनको साथ ले लेते हैं और फिर उनको साथ लेकर चलते हैं। मगर कई ऐसे मौके भी आते हैं जब आप ऐसा नहीं कर पाते तो भीतरघात की पूरी गुंजाइश होती है। तो इसमें कोई नई बात नहीं है। अगर हम कहें कि भीतरघात हुआ तो भीतरघात होता है कई इस चुनाव के दौरान। इसमें वो ये सेफ गार्ड है जब आप बहुत आसानी से कह देते हैं कि टिकट कटने की वजह से कहीं कहीं भीतरघात हुआ। भीतरघात की एक सीमा है। अगर जहाँ पर अब जपला जैसे क्षेत्र की बात हम करें तो वो भीतरघात जैसी बात नहीं है, वो क्लियर कट विद्रोह जैसी बात थी। उसमें खुला सामने जो बीजेपी के ही कैंडिडेट्स थे वो सामने आए और उन्होंने खुलकर इसका विरोध किया। तो चूंकि आपने मुद्दों की सही पहचान नहीं की, चूंकि आपने व्यक्तित्व की सही पहचान नहीं की, आप सही जगह पहुँचे ही नहीं। कई नेता ऐसे आपने चुन लिए कैंडिडेट के बतौर जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, इसलिए आप हारे। अब सवाल ये उठता है कि क्या कोई गुंजाइश थी? क्या आपको लग रहा था मदन जो स्वरूप चल रहा था, जिस तरह से बीजेपी चल रही थी, क्या कोई गुंजाइश थी कि बीजेपी सरवाइव कर जाती? देखिए, जो चुनाव के दौरान माहौल बनाया गया उसमें ये लग रहा था कि चुनाव जो है वो टक्कर की होगी, एक कड़ा मुकाबला होगा। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते गए वैसे वैसे बीजेपी की पकड़ जो है वो कमज़ोर होती दिखी और दूसरे चरण में और कमज़ोर हुआ, जिसका वजह रहा कि परिणाम जो है उनके विपरीत आया। और इस तरह से आप देखें तो जो मुख्य रूप से काम करना था बीजेपी को, जो फोकस करना था उन आरक्षित सीटों पर, वो परफॉर्मेंस फिर वही रहे जो 2019 में हुआ। और उसी की वजह से जो है कई सीटें और हाथ से गंवाया गया और जो उस पर कब्जा करना था वो तो छूटा ही, साथ ही जो नए चेहरे उभर कर सामने आए, जयराम, और जो कुर्मी वोटर पर भी पकड़ चाहिए थी बीजेपी की, वो भी हाथों से निकल गया। बिल्कुल। अब सवाल ये है कि आदिवासी और मुस्लिम एक कॉम्बिनेशन संथाल में बनता हुआ दिख रहा था, तो क्या बाकी जो पिछड़े वर्ग के वोटर्स थे उन तक पहुंच बढ़ाने की, उन तक रीच पहुंचाने की कोई कोशिश बीजेपी ने की? आप देखेंगे, आपको लगेगा कि ऐसा कोई प्रयास नहीं हुआ। और यही नतीजा है कि जो तीसरा जेएलके पार्टी का उदय, उसका एक नतीजा है। जेएलके को बहुत गंभीरता से नहीं लेना, ये भी एक बड़ा फैक्टर है। तो इन तमाम तरह के फैक्टर्स की सही पहचान नहीं की गई और ये सच बताने की हिम्मत अभी भी शायद पार्टी के अंदर नहीं है। और इसलिए आप अपनी हार की सही समीक्षा कर रहे हैं, मुझे इसमें शक है। मैं दावे के साथ कहता हूं, जो सरकारी तरीके के पेपर्स तैयार हो रहे हैं, इससे पार्टी का कोई भला नहीं होगा। तो मदन, और कुछ विशेष वहाँ जो हुआ हो? विशेष यही है कि जो उम्मीदवार आए, जैसे आमतौर पर बीजेपी में ये देखा जाता था कि अंदर जो बातें होती थी वो बाहर नहीं निकलती है, लेकिन इस बार वही जो कुछ नाम भी लिखित तौर पर अंदर दिए गए, उनका जिक्र बाहर भी हुआ। और ख़ास करके जो बीजेपी के उन बड़े चेहरों को सदन से आउट किया गया, तो ये भी कहा जाता है कि एक अभिमन्यु के चक्रव्यूह की तरह बीजेपी को घेरने की रणनीति कामयाब रही हेमंत सोरेन की। लेकिन बीजेपी की कोई रणनीति ऐसी नहीं बनी जिसमें कि हेमंत सोरेन को घेरने की कोशिश की गई हो। तो एक बड़ा ये चीज़ निकल कर आया कि बहुत एक रणनीति के तहत हेमंत सोरेन ने इस बार चुनाव को लड़ा। बीजेपी कुछ लोगों के साथ कुछ लोगों को तोड़ जोड़ कर ही चुनाव लड़ने की पूरी ताकत अपनी ओर लगाया। चलो, तो फिलहाल इतना ही इस समीक्षा पर। आगे भी हमारी नज़र रहेगी, कुछ आंकड़ों के साथ फिर हम आपके सामने आएंगे और बताएंगे कि आंकड़े क्या कहते हैं। इस पूरे इलेक्शन में आपने आंकड़ों की एक एक बातें हमसे सुनी है, आंकड़ों को गौर से देखा है, आप जानते हैं कि परिणाम कैसे और कब बदले। हम उम्मीद करते हैं आपका साथ इस तरह से बना रहेगा। फिलहाल दें इजाज़त, नमस्कार।